विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि जो खाना रोज हमारी थाली में सजता है, उसका हमारे प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान और यहाँ तक कि भूगोल से क्या नाता है? ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान और हमारे आसपास के पर्यावरण का एक बेहद खूबसूरत और एकदम वैज्ञानिक तालमेल है। बात शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार और प्राचीन संस्कृत श्लोक से, जो एक सीधा सा सवाल दागता है। कोरुक 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 मतलब कौन निरोगी है? और मजेदार बात यह है कि इसका जवाब भी उतना ही सटीक है। निरोगी वही है जो समय और जगह के हिसाब से पौष्टिक और बिल्कुल सही मात्रा में खाना खाता है। सच कहूं तो ये विचार आज के दौर में भी उतना ही काम का है जितना हजारों साल पहले था। अब आते हैं पहले भाग पर, स्वास्थ्य और प्राचीन ज्ञान। ये हिस्सा असल में हमें खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज से कहीं ऊपर उठकर देखने का नजरिया देता है। इस गहरे प्राचीन ज्ञान को समझना सच में बहुत आसान हो सकता है। जरा स्कूल जाने वाले दो बच्चों मेद और मिष्टी का ही उदाहरण लेते हैं। जब वे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आज का विचार पढ़ते हैं तो उनके मन में एक कमाल की उत्सुकता जगती है। मतलब कैसे हमारे आसपास की छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी एकदम बड़े बड़े सवालों को जन्म दे सकती हैं। तो बच्चों ने जिस संस्कृत सूक्ति को पढ़ा वो थी अन्नेन जातानि जीवंती, जिसका सीधा सा अर्थ है आहार ही जीवित प्राणियों को जीवन देता है। खाना सिर्फ कोई ईंधन या ऊर्जा नहीं है, ये सचमुच शाब्दिक रूप से इस धरती के हर एक जीव को जीवन देने वाला सबसे मुख्य तत्व है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इसी परम सत्य को एकदम भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, दैनिक आहार में विविधता। चलिए इस बड़े जीवन दर्शन को हमारी रोजमर्रा की थाली से जोड़कर देखते हैं। अगर पूरे हफ्ते के भोजन का एक चार्ट बनाकर देखा जाए तो एक बात झट से साफ हो जाती है कि किसी का भी आहार शायद ही कभी एक जैसा या स्थिर होता है। सोमवार से रविवार तक खाने की पसंद और पोषण में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। हर दिन एक नया स्वाद और एक बिल्कुल अलग तरह का खाना चुना जाता है। और यही चीज जब दोस्तों के बीच या एक ही मोहल्ले की थालियों में देखी जाए तो नतीजे और भी दिलचस्प होते हैं। दो दोस्तों के खाने को ही देख लीजिए, एक ही समय के भोजन के लिए उनकी पसंद एकदम अलग अलग हो सकती है। ये कुछ समानताओं और बहुत सारी स्पष्ट भिन्नताओं का एक बड़ा ही आकर्षक मिश्रण है। तो अब दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है, क्या खाने पीने की ये विशाल विविधता जो एक छोटे से स्थानीय समुदाय में दिख रही है, पूरे देश के सभी राज्यों में भी इसी तरह से फैली हुई है? ये सवाल असल में सोच के दायरे को एक घर से निकालकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम करता है। चलिए तीसरे भाग में इसका जवाब ढूंढते हैं, क्षेत्रीय आहार और पारंपरिक फसलें। अब हम बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय खाने की पड़ताल करेंगे। जब पूरे भारत के खानपान के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। उत्तर भारत में जहां गेहूं से बनी रोटी और पराठे मुख्य हैं, वहीं दक्षिण भारत की तरफ जाने पर चावल, इडली और डोसा हावी हो जाते हैं। हर राज्य का अपना खास पारंपरिक खाना वहां उगने वाली स्थानीय फसलों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। भाग 4, विविधता के भौगोलिक कारण। आखिर इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर खाने में ये अविश्वसनीय विविधता क्यों मौजूद है? इसके पीछे के कारण एकदम स्पष्ट हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये जो अलग अलग क्षेत्रीय आहार हम देखते हैं वो मुख्य रूप से वहाँ की अलग अलग प्रकार की मिट्टी और जलवायु से तय होते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वाद, संस्कृति और पुरानी परंपराएं भी इस विविधता को बहुत गहराई से आकार देती हैं। कुल मिला के बात यह है कि हमारा पारंपरिक खाना हमारे आसपास के भौगोलिक पर्यावरण और खेती से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जो फसल जिस मिट्टी और मौसम में सबसे अच्छी तरह से उगती है, वही फसल उस इलाके का मुख्य भोजन बन जाती है। सच में ये भूगोल और मानव पोषण का एक एकदम आदर्श संतुलन है। इस चर्चा को खत्म करते हुए अगर वापस उसी प्राचीन ज्ञान की तरफ मुड़ें जिसमें जगह और समय के अनुसार खाने की बात कही गई थी, तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर जलवायु और मिट्टी ही हमारा आहार तय करते हैं, तो भविष्य में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव कल की थाली को कैसे बदल देंगे?